Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki, Part 2, Chapter 2, which is Why Teach Financial Literacy। पिछले पार्ट में यानी पार्ट 1 में हमने जाना कि अमीर लोग पैसों के लिए काम क्यों नहीं करते। अभी तक आपने चैप्टर 1 पार्ट 1 नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से सुन सकते हैं। आज की इस वीडियो में यानी चैप्टर 2 में हम जानेंगे कि पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा बचाना इंपॉर्टेंट क्यों है। 1990 में माइक ने अपने डैड की बिजनेस संभाल लिया और वो उसको अपने डैड से भी अच्छा चला रहा है। हम लोग साल में 1 या 2 बार गोल्फ खेलने मिलते हैं। माइक और उसके बीवी इतने रीच हैं कि सोच भी नहीं सकते। रीच डैड के बिजनेस अब माइक के अच्छे हाथ में है और वो अपने बेटे को भी वही सिखा रहा था जैसे उसके डैड ने हमें सिखाया था। 1994 में मैं 47 साल की एज में रिटायर हो गया और उस टाइम मेरी बीवी किम 37 साल की थी। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं करते, इसका मतलब है कि हम चाहे तो काम करें या ना करें, हमारी वेल्थ बढ़ती रहती है, इन्फ्लेशन से भी तेज। हमारे पास इतने एसेट्स हैं कि वो खुद ही ग्रो करते रहते हैं। ये बिल्कुल पेड़ लगाने जैसा है। पहले तुम पेड़ को पानी देते हो, फिर एक दिन वो बिना तुम्हारे भी बड़ा हो जाता है। उसके रूट्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो खुद ही सरवाइव कर लेता है और फिर वो पेड़ तुम्हें छांव देता है। माइक ने बिजनेस चलाने का डिसाइड किया और मैंने रिटायर होने का। जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ वो पूछते हैं कि मैं उनको क्या सजेस्ट करूँगा, मैं कैसे स्टार्ट करूँ, कोई बुक है जो आप सजेस्ट करेंगे, मैं अपने बच्चों को कैसे तैयार करूँ, आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है, मैं अमीर कैसे बनूँ। इन सवालों को सुन के मुझे एक कहानी याद आती है। 1923 में कुछ टॉप लीडर्स और बहुत अमीर बिजनेसमैन ने चिकागो के एज वाटर बीच होटल में मीटिंग की। उनमें से कुछ थे चार्ल्स शेजवब जो बड़ी स्टील कंपनी के हेड थे, सैमुअल इंसुल एक बड़ी यूटिलिटी कंपनी के प्रेसिडेंट, हावर्ड हॉब्सन एक बड़ी गैस कंपनी के हेड, आइवर क्रूगर एक बड़ी कंपनी इंटरनेशनल मैच को प्रेसिडेंट, लियोन फ्रेजर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के प्रेसिडेंट, रिचर्ड विटनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट, आर्थर कॉटन और जेसी लिवरमोर बड़े स्टॉक स्पेक्टाकुलस और एल्बर्ट फॉल प्रेसिडेंट हायरिंग के कैबिनेट मेंबर थे। लेकिन 25 साल बाद इनमें से ज़्यादातर के पास पैसा नहीं बचा। कुछ तो ब्रोक हो गए, कुछ पागल, कुछ जेल गए और कुछ ने सुइसाइड कर लिया। शायद किसी को भी नहीं पता कि उन बिजनेसमैन के साथ असली में क्या हुआ था। 1923 डेट देखो, ये 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश और ग्रेट डिप्रेशन से जस्ट पहले का टाइम था जो शायद उन लोगों की और उनकी ज़िंदगी पे बड़ा असर डाल सकता है। पॉइंट ये है कि आज हम उनसे भी तेज़ बदलाव वाले टाइम में रह रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आने वाले टाइम में बहुत सारे बॉम्ब और ब्लास्ट होंगे जो उन लोगों के अप्स और डाउन्स जैसे होंगे। मैं सोचता हूँ कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे पे फोकस करते हैं पर उनकी सबसे बड़ी दौलत यानी एडुकेशन पे नहीं। अगर लोग फ्लेक्सिबल ओपन माइंडेड रह के सीखते हैं तो वो बदलाव के बावजूद भी अमीर बन सकते हैं। अगर लोग सोचते हैं कि सिर्फ पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगा। इंटेलिजेंस से प्रॉब्लम सॉल्व होती है और पैसे बनते हैं। फिनेंशियल इंटेलिजेंस के बिना पैसा जल्दी खत्म हो जाता है। ज़्यादातर लोग नहीं समझते कि लाइफ में कितना पैसा कमाते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कितना पैसा बचाते हो। हमने सुना है कि लॉटरी विनर्स के बारे में जो पहले गरीब थे फिर रीच हो गए और फिर गरीब हो गए। वो मिलियंस जीत के भी जल्दी वापस उसी जगह आ जाते हैं जहां से स्टार्ट किए थे। या फिर प्रोफेशनल एथलीट्स के बारे में जो 24 की एज में मिलियंस कमाते हैं लेकिन 10 साल बाद कहीं ब्रिज के नीचे सोते हैं। एक यंग बास्केटबॉल प्लेयर की स्टोरी है जो 1 साल पहले तक मिलियनियर थे लेकिन आज 29 की एज में वो कहता है कि उसके फ्रेंड्स, लॉयर और अकाउंटेंट ने उसके पैसे ले लिए और उसको मिनिमम वेज पर कार वॉश के काम करना पड़ा और उसको कार वॉश से निकाल भी दिया गया क्योंकि वो अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से मना कर दिया। उसकी स्टोरी नेशनल न्यूज़ बन गई और वो अपने जॉब से निकाले जाने के खिलाफ अपील कर रहा है, हार्डशिप और डिस्क्रिमिनेशन का क्लेम करते हुए। वो कहता है कि उसके पास सिर्फ रिंग बचा है और अगर वो छीन गया तो वो टूट जाएगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो इंस्टेंट मिलीनियर्स बने। मैं खुश हूँ कि कुछ लोग और अमीर हो रहे हैं लेकिन लॉन्ग रन में कितना पैसा कमाते हो वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कितना पैसा बचाते हो और कितने जनरेशन्स तक बचाते हो। तो जब लोग पूछते हैं मैं कैसे स्टार्ट करूं या मुझे जल्दी अमीर बनने का तरीका बताओ तो वो मेरे जवाब से अक्सर डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं।
मैं उन्हें वही कहता हूँ जो मेरे रिच डैड ने मुझे कहा था जब मैं छोटा था। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें फिनेंशियली लिटरेट होना चाहिए। वो आइडिया मुझे हमेशा याद दिलाया जाता है जब भी हम मिलते हैं। जैसे मैंने कहा, मेरा एडुकेटेड डैड बुक्स पढ़ने की इम्पोर्टेंस पे जोर देता था, जबकि मेरा रिच डैड फिनेंशियल लिटरेसी पे। अगर तुम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हो तो पहली चीज़ जो तुम्हें करना चाहिए वो है डीप होल खोदना और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डालना। अगर तुम सबाब्स में घर बनाने जा रहे हो तो तुम्हें बस 6 इंच की कंक्रीट स्लैब डालनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग अमीर बनने के जल्दी में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को 6 इंच स्लैब पे बना रहे हैं। हमारी स्कूल सिस्टम जो एग्रारियन एज में बनी थी अभी भी बिना फाउंडेशन वाले घरों में बिलीव करती है। मिट्टी के फ्लोर्स अभी भी ट्रेंड में हैं। तो यहाँ पर बच्चे स्कूल से ग्रेजुएट तो होते हैं लेकिन बिना किसी फिनेंशियल एजुकेशन के। एक दिन सुबुर्बिया ने नींद में आने वाले रातों और डीप डेब्ट में डूबे हुए अमेरिकन ड्रीम जीते हुए वो डिसाइड करते हैं कि उनके फिनेंशियल प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है जल्दी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट ढूंढना। स्काई स्क्रैपर बनाने का काम स्टार्ट हो गया। यह तेजी से ऊपर को बढ़ने लगा और जल्दी ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की जगह हमारे पास एक टेढ़ा टावर आ गया जिसे हम लीनिंग टावर ऑफ सुबुर्बिया कहते हैं। और फिर वही बेचैन वाली रातें वापस आ गईं। माइक और मैं बड़े होकर जो भी चुनाव किया वो इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि बचपन से ही हमें मजबूत फिनेंशियल नींव डालने को सिखाया गया था। अकाउंटिंग शायद सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और बोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर तुम लॉन्ग टर्म तक अमीर रहना चाहते हो तो ये बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। रिच डैड के लिए चैलेंज था कि एक बोरिंग और उलझन भरा सब्जेक्ट को बच्चों को कैसे समझाया जाए। उनका सल्यूशन था सिंप्लिसिटी, यानी सब्जेक्ट को तस्वीरों के जरिए समझना। मेरे रिच डैड ने माइक और मुझे एक मजबूत फिनेंशियल नींव दी क्योंकि हम अभी बच्चे थे। उन्होंने हमें सिखाने के लिए एक सिंपल तरीका निकाला। कई साल तक उन्होंने सिर्फ तस्वीरें बनाई और थोड़े शब्द का इस्तेमाल किया। माइक और मैंने सिंपल ड्राइंग्स, टेक्निकल शब्द, पैसे की गलती को समझना और बाद में रिच डैड ने नंबर्स भी शामिल करने शुरू किए। आज माइक ने बहुत ही जल्दी और सोफिस्टिकेटेड अकाउंटिंग एनालिसिस सीख लिया है क्योंकि उनको अपनी एम्पायर को मैनेज करने के लिए ज़रूरत थी। मैं उतना एडवांस नहीं हूँ क्योंकि मेरे एम्पायर इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हम दोनों ही एक सिंपल नींव से आए हैं। आगे के पेजेस में मैं वही सिंपल लाइन ड्राइंग दिखाता हूँ जो माइक के डैड ने हमारे लिए बनाई थी। बेसिक होने के बावजूद वो ड्राइंग्स ने 2 छोटे लड़कों को एक मजबूत और गहरी नींव पर वेल्थ बनाने में मदद की। पॉइंट: अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास वाले लायबिलिटीज खरीदते हैं जो उनको लगता है एसेट्स हैं। रूल नंबर 1: तुम्हें एसेट और लायबिलिटी के बीच का फ़र्क पता होना चाहिए और एसेट्स ही खरीदना चाहिए। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो सिर्फ इतना ही याद रखो, ये पहला और बस एक ही रूल है। बहुत सिंपल लगता है ना, लेकिन बहुत से लोगों को इस रूल की असली ताकत को नहीं पता होता। ज़्यादातर लोग इसीलिए फिनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता कि एसेट और लायबिलिटी में फ़र्क क्या होता है। अमीर लोग एसेट्स लेते हैं, गरीब और मिडिल क्लास वाले लायबिलिटीज़ लेता है और सोचता है कि वो एसेट है। जब रिच डैड ने ये हमको बताया तो हमको लगा कि वो मजाक कर रहे हैं। हम तो टीनेजर्स थे और अमीर बनने के राज जानने के लिए एक्साइटेड थे और उनका जवाब इतना सिंपल था कि हम सोच में पड़ गए। माइक ने पूछा, एसेट क्या होता है? अभी मत सोचो, रिच डैड ने बोला। बस ये बात को समझाने दो। अगर तुम इस सिंप्लिसिटी को समझ जाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में एक प्लान होगा और फिनेंशियली सब कुछ आसान हो जाएगा। इतना ही सिंपल है, इसीलिए लोग इसको मिस कर देते हैं। मतलब सिर्फ ये जान लेना है कि एसेट क्या होता है, उनको खरीद लेना है और हम अमीर बन जाएंगे? मैंने पूछा। रिच डैड ने हाँ में सर हिला दिया। हाँ, इतना ही सिंपल है। अगर इतना ही सिंपल है तो सब लोग अमीर क्यों नहीं है? रिच डैड ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि लोगों को एसेट और लायबिलिटी में फ़र्क नहीं पता। मैंने पूछा, बड़े लोग इतने गलत कैसे हो सकते हैं? अगर इतना सिंपल और ज़रूरी है तो सबको ये क्यों नहीं पता चलना चाहिए? रिच डैड को सिर्फ कुछ ही मिनट लगे एसेट्स और लायबिलिटीज़ समझाने में। एक बड़ा होके मुझे दूसरे बड़ों को ये समझाना मुश्किल लगता है। आइडिया कि सिंप्लिसिटी उनको समझ नहीं आती क्योंकि उनको अलग तरह की एडुकेशन मिली है। उनको बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, फिनेंशियल प्लानर्स जैसे लोगों ने सिखाया है।
मुश्किल यह है कि बड़ों को ऑनलाइन करना या फिर बच्चे बनाने को कहना पड़ता है। इंटेलिजेंट एडल्ट्स को ये छोटी डेफिनेशंस पे ध्यान देना डी मीनिंग लगता है। रिच डैड किस प्रिंसिपल यानी कीप इट सिंपल, स्टूपिड या कीप इट सुपर सिंपल में बिलीव करते थे। इसीलिए उन्होंने हमारे लिए सब कुछ सिंपल रखा और इससे हमारा फिनेंशियल बेस स्ट्रॉन्ग बना। तो कन्फ्यूजन क्यों होता है? कुछ इतना सिंपल इतना ख़राब कैसे हो सकता है? कोई क्यों एक एसेट खरीदेगा जो असल में लायबिलिटी है जब आप बेसिक एजुकेशन में हैं? हम लिटरेसी पे फोकस करते हैं, फिनेंशियल लिटरेसी पे नहीं। एसेट या लायबिलिटी को डिफाइन करने वाले शब्द नहीं होते। असल में अगर तुम कंफ्यूज होना चाहते हो तो डिक्शनरी में एसेट और लायबिलिटी का डेफिनेशन देखो। एक ट्रेंड अकाउंटेंट के लिए तो डेफिनेशन ठीक होगी, लेकिन आम आदमी के लिए सेंस नहीं बनती। लेकिन हम बड़े लोग अक्सर ये मानने में प्राउड फील करते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आया। पॉइंट, एसेट वो होता है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले और लायबिलिटी वो होता है जो पैसा निकाले। जब हम छोटे थे, रिच डैड ने कहा एसेट को डिफाइन करने वाला नंबर्स होता है, शब्द नहीं। अगर तुम नंबर्स नहीं समझ सकते तो तुम एसेट और ज़मीन के बने हुए होल में फ़र्क नहीं कर सकते। अकाउंटिंग में उन्होंने कहा सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि वो नंबर्स क्या कह रहे हैं वो भी ज़रूरी होता है। ये शब्दों की तरह है, सिर्फ शब्द नहीं बल्कि शब्द क्या कहानी कह रहे हैं वो भी ज़रूरी होता है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें नंबर्स पढ़ना और उनको समझना होगा। मेरे रिच डैड ने मुझे ये बात बार बार कही और मैंने ये भी सुना अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब और मिडिल क्लास वाले लायबिलिटीज़ खरीदते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज़ में फ़र्क कैसे करें? ज़्यादातर अकाउंटेंट्स और फिनेंशियल एक्सपर्ट्स इस डेफिनेशन से एग्री नहीं करते, लेकिन ये सिंपल ड्राइंग्स ने दो छोटे लड़कों के लिए स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल बेस बनाने की शुरुआत की। आइए देखते हैं एसेट का कैश फ्लो पैटर्न क्या होता है। डायग्राम के ऊपर का पार्ट इनकम स्टेटमेंट होता है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये इनकम और एक्सपेंसेस को दिखाता है, मतलब पैसा आना और जाना। डायग्राम के नीचे का पार्ट बैलेंस शीट होता है। इसका नाम बैलेंस शीट लिया गया है क्योंकि ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ को बैलेंस करता है। कोई फिनेंशियल बिगिनर्स को इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच का कनेक्शन समझ नहीं आता और ये कनेक्शन समझाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले बोला, मेरे रिच डैड ने हम दोनों लड़कों को सिर्फ इतना बताया कि एसेट्स वो होते हैं जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले। सिंपल और आसान तरीका। एसेट क्या है? वो जो आपको पैसा कमा के देते हैं। लायबिलिटी क्या है? वो जो आपके पैसे खर्च करवाते हैं। अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदो और अगर आपको गरीब या आम आदमी की तरह रहना है तो लायबिलिटीज़ पे पैसा बर्बाद करते रहो। फिनेंशियली परेशान हो तो समझो कि कुछ तो कमी है आपकी समझ में, चाहे वो शब्दों की हो या नंबर्स की। अमीर लोग इसीलिए अमीर होते हैं क्योंकि उनको इन दोनों की अच्छी समझ नहीं होती। अमीर रहना है तो फिनेंशियल नॉलेज मतलब पैसों की समझ दोनों में स्ट्रांग होना ज़रूरी है। डायग्राम्स के तीर से कैश फ्लो यानी पैसे का आना जाना समझा जाता है। सिर्फ नंबर्स या शब्दों को बिना कॉन्टेक्स्ट के कोई मतलब नहीं होता। असली चीज़ होती है कहानी, यानी कि पैसा कहाँ और कैसे मूव हो रहा है। ज़्यादातर घरों में देखा जाता है कि लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो अपने पैसे लायबिलिटीज़ पे लगा देते हैं, एसेट्स पे नहीं। अब आइए देखते हैं मिडिल क्लास और गरीब आदमी का कैश फ्लो पैटर्न क्या होता है। यह है गरीब और मिडिल क्लास आदमी के कैश फ्लो पैटर्न। आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। अब ये रहा कैश फ्लो पैटर्न ऑफ अ रिच पर्सन। देखो, ये डायग्राम्स तो बस एक एग्जाम्पल है। हर कोई जानता है कि घर, खाना और कपड़ा सबको चाहिए। ये डायग्राम्स बस ये दिखाता है कि गरीब, मिडिल क्लास या अमीर लोग अपने पैसे कैसे खर्च करते हैं। मैंने अमीर लोगों की बात इसीलिए की क्योंकि ये दिखाना चाहता था कि सिर्फ पैसे से ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। इसीलिए जब लोग मुझसे पूछते हैं कि जल्दी अमीर कैसे बने, मैं सोचता हूँ कि उनको असली बात समझ नहीं आई। लोग कहते हैं कि उनके पास कर्ज है इसीलिए उनको ज़्यादा पैसा चाहिए, लेकिन ज़्यादा पैसा आने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, कभी कभी तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। पैसे हमारे कमज़ोरियों को दिखाता है और हमें समझ आता है कि हम क्या नहीं जानते। अक्सर देखा गया है कि जिसको अचानक से पैसा मिलता है, जैसे विरासत या लॉटरी, वो जल्दी ही वापस उसी फिनेंशियल प्रॉब्लम में फंस जाता है। पैसे तो बस आपके दिमाग में जो सोच है उसको और मजबूत करते हैं। अगर आपका सोच यह है कि जो आपको पैसा मिलता है सब खर्च कर दो, तो ज़्यादा पैसा मिलने से भी आप वही करेंगे।
इसीलिए कहा जाता है कि बेवकूफ़ और उसके पैसे जल्दी ही अलग हो जाते हैं। पॉइंट, कैश फ्लो से हमें पता चलता है कि कोई अपने पैसे कैसे मैनेज करता है। स्कूल में हम पढ़ाई और जॉब के लिए ज़रूरी स्किल्स सीखते हैं, जो दोनों इम्पोर्टेंट है। हम जॉब के स्किल से पैसा कमाते हैं। पहले के ज़माने में अगर कोई स्कूल में तेज़ होता था तो सब सोचते थे कि वो डॉक्टर बनेगा, क्योंकि उस टाइम डॉक्टर बनने का मतलब था बहुत पैसा। लेकिन आज के टाइम में डॉक्टर्स को भी बहुत सारी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज का ज़्यादा कंट्रोल, सरकार का दखल और कोर्ट केसेस। आजकल के बच्चे फेमस होना चाहते हैं, जैसे स्पोर्ट्स स्टार, फिल्म स्टार या बड़े बिजनेस के मालिक, क्योंकि इनमें फेम और पैसा दोनों है। इसीलिए स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए कहना मुश्किल हो गया है। वो समझते हैं कि सिर्फ पढ़ाई से ही सक्सेस नहीं मिलती। जब स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ते हैं तो उनको पैसा मैनेज करने की समझ नहीं होती। इसीलिए बहुत से पढ़े लिखे लोग जॉब तो अच्छी तरह करते हैं, लेकिन फिर भी पैसे के मामले में पीछे रह जाते हैं। वो मेहनत तो करते हैं लेकिन अमीर नहीं बन पाते। उनकी पढ़ाई में जो कमी होती है वो ये है कि उनको सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि पैसे को संभालना भी सिखाना चाहिए। इसको फिनेंशियल एप्टीट्यूड कहते हैं। पैसा कमाने के बाद उनको कैसे बचाए, कैसे ज़्यादा टाइम तक रख सकते हैं और कैसे अपने पैसे से और पैसा कमाएं। बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते कि वो पैसे के मामले में क्यों स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनको कैश फ्लो की समझ नहीं होती। कोई भी इंसान बहुत पढ़ा लिखा और जॉब में सफल हो सकता है, लेकिन अगर उसको पैसा संभालने की समझ नहीं है तो वो मेहनत करके भी अमीर नहीं बन सकता। वो लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनके पैसे को भी मेहनत करने के लिए कैसे यूज़ करें। पॉइंट, फिनेंशियल सपने से नाइटमेयर तक एक आम कहानी होती है मेहनत करने वालों की। नए नए शादीशुदा खुश और पढ़े लिखे कपल एक छोटे से किराए के फ्लैट में शिफ्ट होते हैं। उन्हें जल्दी ही एहसास होता है कि अब वो पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि दो लोग एक के खर्चे में गुजारा कर सकते हैं। लेकिन फ्लैट बहुत छोटा होता है। वो सोचते हैं कि पैसे बचाकर अपना ड्रीम हाउस खरीदेंगे और फैमिली शुरू करेंगे। दोनों की जॉब्स हैं और सैलरी भी बढ़ रहा है, पर जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है खर्चे भी बढ़ता जाता है। ज़्यादातर लोगों का सबसे बड़ा खर्चा होता है टैक्स का। लोग सोचते हैं कि इनकम टैक्स ज़्यादा लगता है, लेकिन असल में सोशल सिक्योरिटी टैक्स ज़्यादा होता है। एम्प्लॉय को लगता है कि उनका सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर टैक्स मिला के सिर्फ 7.5% है, लेकिन असल में यह 15% होता है, क्योंकि एम्प्लॉयर को भी उतना ही कंट्रीब्यूट करना पड़ता है और फिर इनकम टैक्स भी देना पड़ता है उस पैसे पे जो आपको मिला ही नहीं, क्योंकि वो सीधा सोशल सिक्योरिटी में चला गया। जब कपल की सैलरी बढ़ती है वो अपने ड्रीम हाउस खरीद लेते हैं। घर मिलने के बाद उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ता है। फिर नई कार, फर्नीचर और अप्लायंसेस भी आते हैं। एक दिन आंख खुलते ही देखते हैं कि उनका लायबिलिटीज़ कॉलम भर गया है होम लोन और क्रेडिट कार्ड डेब्ट से। उनकी लायबिलिटीज़ बढ़ती जा रही है। अब वो फंस गए हैं डेली के रेस में। जल्द ही बेबी भी आता है और वो और मेहनत करने लगते हैं। ज़्यादा सैलरी से ज़्यादा टैक्स भी लगता है, जो ब्रैकेट क्रीप कहलाता है। क्रेडिट कार्ड आता है, उसका यूज़ करते हैं और एक समय पूरा यूज़ कर देते हैं। फिर एक लोन कंपनी कॉल करती है और कहती है कि उनका घर का कीमत बढ़ गया है। उनकी क्रेडिट इतनी अच्छी है कि कंपनी उन्हें बिल कंसोलिडेशन लोन ऑफर करती है। वो कहती है कि स्मार्ट मूव यही होगा कि हाई इंटरेस्ट वाले डेब्ट को क्लियर करें। घर पे इंटरेस्ट भी टैक्स में कटा जा सकता है। वो लोन ले लेते हैं और क्रेडिट कार्ड्स चुकता कर देते हैं। अब उनकी क्रेडिट कार्ड्स तो क्लियर हो गई है, लेकिन कंज्यूमर डेब्ट अब उनके होम लोन में ऐड हो गया है। पेमेंट्स कम होती जाती है क्योंकि लोन को 30 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। उसी टाइम पड़ोसी शॉपिंग पे जाने के लिए बुलाता है। मेमोरियल डे सेल है। वो सोचते हैं कि सिर्फ देखेंगे, लेकिन फिर भी क्रेडिट कार्ड ले जाते हैं। मैं ऐसे कपल से मिलता रहता हूँ। उनका नाम अलग होता है, लेकिन प्रॉब्लम वही होती है। वो मेरे सेमिनार में आते हैं और पूछते हैं कि ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं। उन्हें समझ नहीं आता कि असली प्रॉब्लम है उसका पैसा खर्च करने का तरीका, या फिनेंशियल लिटरेसी और एसेट्स और लायबिलिटी में फ़र्क ना समझने की वजह से होती है। ज़्यादा पैसा अक्सर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, समझदारी से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। एक कहावत है कि अगर आपने खुद को गड्ढे में फंसा लिया है तो खोदना बंद करो। तलवार दिखाता है कि ताकत कैसे दिखाई जाती है। अमेरिका ने अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं।
गहना से पैसे की ताकत को पता चलता है। अक्सर कहा जाता है कि जिसके पास पैसा होता है वही रूल्स बनाता है। आईना हमें खुद की जानकारी देता है। एक जापानीज कहानी के हिसाब से यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ मेहनत करके बिना सोचे कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, पैसे के पीछे भागते रहते हैं। अगर वो थोड़ा रुक के सोचे और आईने में देखे कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, तो शायद वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। लोग अक्सर भीड़ का अनुसरण करते हैं और वही करते हैं जो सब करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जो उनको बोला गया है, जैसे हर जगह इन्वेस्ट करो, तुम्हारा घर तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, कर्ज लेने पर टैक्स बचाओ, सुरक्षित नौकरी पाओ, गलती मत करो, रिस्क मत लो, वो सही है या नहीं। पब्लिक स्पीकिंग का डर बहुत से लोगों के लिए मौत से भी बड़ा होता है। साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि ये डर इसीलिए होता है क्योंकि लोग अलग नहीं दिखना चाहते, आलोचना से डरते हैं, मजाक उड़ाने जाने से डरता है और गलत पढ़ने से डरते हैं। ये डर उन्हें नए तरीके से सोचने से रोकती है। इसीलिए मेरा पढ़ा लिखा पापा कहता था कि आईने की ताकत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम खुद को आईने में देखते हैं तभी हम सच्चाई को जान सकते हैं। डर के कारण ही लोग कहते हैं कि सेफ खेलो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, रिश्ते, कैरियर या पैसे। एक बंदा बहुत पढ़ा लिखा और काम में सफल हो सकता है, पर फिनेंशियल बातों में जीरो हो सकता है। वही डर जो लोगों को अलग कर देता है, वो उनको बिना सोचे समझे दूसरों की बातों को मानने के लिए मजबूर करता है। तुम्हारा घर एक एसेट है, लोन लेके कर्ज चुकाओ और मेहनत करो, ये तो प्रमोशन है। एक दिन मैं भी वाइस प्रेसिडेंट बनूंगा, पैसे बचाओ, सैलरी बढ़ाने पर बड़ा घर ले लेंगे। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क नहीं है। बहुत बार फिनेंशियल प्रॉब्लम्स इसीलिए होती है क्योंकि लोग दूसरों के जैसे दिखना चाहते हैं। कभी कभी हमें खुद को आईने में देखना चाहिए और अपनी समझ पे भरोसा करना चाहिए, डर पे नहीं। जब माइक और मैं 16 साल के थे, स्कूल में हमें प्रॉब्लम होने लगी। हम बुरा नहीं थे, बस क्राउड से अलग हो गए थे। हम माइक के डैड के साथ स्कूल के बाद और वीकेंड्स पर काम करते थे। हम अक्सर उनके साथ मीटिंग्स में बैठते थे, जहां वो बैंकर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ से बात करते थे। ये एक ऐसा आदमी था जो छोटे उम्र में स्कूल छोड़ चुका था, पर अब एडुकेटेड लोगों को गाइड कर रहा था। ये आदमी क्राउड के साथ नहीं चला, वो अपनी सोचता था और नफरत करता था जब लोग कहते थे ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि सब लोग ऐसे ही करते हैं। अगर कुछ करवाना होता है तो बस कह दो, लगता है तुम अभी नहीं कर सकते। माइक और मैंने उनकी मीटिंग्स में बैठकर स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ा उससे ज़्यादा सीखा। माइक के डैड किताबों में स्मार्ट नहीं थे, पर फिनेंशियली एडुकेटेड और इसीलिए सफल भी थे। वो कहते थे समझदार इंसान वो होता है जो अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों को हायर करता है। तो तुम भी स्मार्ट लोगों से सुनते और उनसे सीखते थे। इस वजह से माइक और मैं स्कूल के टीचर्स के स्टैंडर्ड आइडियाज़ के साथ नहीं चल पाते और इससे प्रॉब्लम हुई। जब भी टीचर्स कहता था अच्छे ग्रेड्स नहीं हैं तो असली दुनिया में सफल नहीं हो पाओगे, हम बस मुस्कुराते थे। जब हमें रूल्स फॉलो करने को कहा जाता था तो हम समझ जाते थे कि स्कूल में क्रिएटिविटी को क्यों नहीं बढ़ावा दिया जाता। हम समझ गए थे कि हमारे अमीर डैड ने क्यों कहा था कि स्कूल वो लोग बनाते हैं जो अच्छे एम्प्लॉयज़ बन सकते हैं, ना कि मालिक। कभी कभी हम टीचर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो असली दुनिया में कैसे काम आएगा, या पैसे के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। जवाब अक्सर नहीं मिलता, पैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, पढ़ाई में अच्छा करो तो पैसा आएंगे। जैसे जैसे हम पैसे की तादाद समझने लगे वैसे वैसे हम टीचर्स और क्लासमेट से दूर होते गए। मेरे पढ़े लिखे डैड कभी भी ग्रेड्स को लेकर प्रेशर नहीं डालता, पर पैसे के बारे में हम आर्ग्यू करते थे। जब मैं 16 साल का था, शायद मेरे पास मेरे पेरेंट्स से भी ज़्यादा पैसे की समझ थी। मैं अकाउंट्स समझता था, टैक्स, लॉ, बैंकिंग, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सुनता था। मेरे डैड सिर्फ दूसरे टीचर्स से बात करते थे। एक दिन डैड ने कहा कि हमारा घर उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जब मैंने उन्हें समझाया कि घर अच्छा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है तो थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ। देखो, ये डायग्राम बताता है कि मेरे अमीर पापा और गरीब पापा के नज़र में क्या फ़र्क था जब घर की बात आती है। एक पापा को लगता था कि घर एक एसेट है, दूसरे को लगता था ये एक लायबिलिटी है। जब मैंने अपने पापा को कैश फ्लो का डायग्राम दिखाया तो उन्हें समझ आया कि घर के साथ कितना एक्स्ट्रा खर्चे आते हैं
बड़ा घर ले लो तो ज़्यादा खर्चे और पैसे बस खर्चे वाले कॉलम से भर जाता रहता है। आजकल भी कुछ लोग कहते हैं कि घर एसेट कैसे नहीं हो सकता। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत लोगों के लिए ये उनका सपना होता है और बड़ा इन्वेस्टमेंट भी, लेकिन अपना घर होना कुछ ना होने से तो अच्छा ही है। मैं तो बस एक दूसरे नज़रिए दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं और मेरी वाइफ एक बड़ा और फैंसी घर लेते हैं तो वही एसेट्स नहीं लायबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि इससे हमारी जेब से पैसा जाता रहेगा। ये मेरा पॉइंट है। शायद ज़्यादा लोग इसे एग्री ना करें क्योंकि घर से इमोशंस जुड़ा होते हैं, और जब पैसों की बात आती है तो इमोशंस ज़्यादा होने से फिनेंशियल सोच कम हो जाती है। अपने एक्सपीरियंस से जानता हूँ कि पैसा हर फैसला इमोशनल बना देता है। देखो, जब घर की बात आती है तो ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे घर के लिए पैसा चुकाते हैं जो कभी उनका अपना नहीं होता। मतलब हर कुछ सालों में लोग नया घर लेते हैं और हर बार एक नए 30 साल के लोन के चक्कर में पड़ जाते हैं जो पिछले लोन को चुकाने के लिए होता है। हाँ, लोगों को मॉर्टगेज पेमेंट्स पर इंटरेस्ट के लिए टैक्स एडुकेशन तो मिलता है, लेकिन बाकी सब खर्चे वो टैक्स के बाद के पैसे से ही भरता है, मॉर्टगेज चुकाने के बाद भी। मेरे वाइफ के पेरेंट्स तो हैरान ही हो गए जब उनके घर के प्रॉपर्टी टैक्स $1000 प्रति महीना हो गया, और ये भी तब हुआ जब वो रिटायर हो चुके थे। तो इस होम ने उनकी रिटायरमेंट बजट पर बोझ डाल दिया और उन्हें मजबूरन घर बदलना पड़ा। घर हमेशा कीमत में नहीं बढ़ते। मेरे दोस्त हैं जो $1 मिलियन के घर के लिए कर्जदार हैं, जो आज बहुत कम कीमत में बिकेंगे। सबसे बड़ी हानि तो छूटी हुई मौकों की होती है। अगर तुम्हारा सारा पैसा घर में बंध जाए तो तुम्हें और मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि तुम्हारा पैसा एक्सपेंस कॉलम से उड़ जाता है एसेट कॉलम में ऐड होने के बजाय। यह मिडिल क्लास के कैश फ्लो पैटर्न का क्लासिक एग्जाम्पल है। अगर एक यंग कपल शुरुआत में अपने एसेट कॉलम में ज़्यादा पैसा डाले तो उनके बाद के साल आसान होंगे। उनके एसेट्स बढ़ चुके होंगे और खर्चे चुकाने में मदद करेंगे। अक्सर घर सिर्फ एक होम इक्विटी लोन लेने के लिए एक व्हीकल का काम करता है ताकि बढ़ते खर्चे चुकाए जा सके। समरी में, एक महंगे घर के मालिक बनने का फैसला इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो शुरू करने के बजाय एक व्यक्ति पर कम से कम 3 तरीके से असर डालता है। पहला, समय का नुकसान, जिसमें दूसरे एसेट्स के वैल्यूज बढ़ सकती है। दूसरा, एडिशनल कैपिटल का नुकसान, जो हाई मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के बजाय इन्वेस्ट किया जा सकता था, जो सीधे घर से जुड़ा हुआ है। तीसरा, एडुकेशन का नुकसान। अक्सर लोग अपने घर, बचत और रिटायरमेंट प्लान्स को भी अपने एसेट कॉलम में गिन लेते हैं, क्योंकि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं होता। इससे उन्हें इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस का नुकसान होता है। ज़्यादातर लोग कभी भी इन्वेस्टमेंट दुनिया में सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर भी नहीं बन पाते, और अच्छे इन्वेस्टमेंट्स अक्सर पहले सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें सेफ खेलने वाले लोगों को बेच देते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि घर लेना गलत नहीं है, लेकिन एसेट और लायबिलिटी में फ़र्क समझना ज़रूरी है। जब मुझे बड़ा घर चाहिए होता है, मैं पहले ऐसे एसेट्स बनाता हूं जो उस घर के लिए पैसा लाए। मेरे पढ़े लिखे डैड के फिनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है कि कैसे लोग रैट रेस में फंस जाते हैं। उनका जो कमाई होता है वही खर्चा भी होता है, इसीलिए कभी भी उनके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचता कि वो एसेट्स में लगा सके। इसका मतलब ये होता है कि उनका लायबिलिटीज़ उनकी एसेट्स से ज़्यादा होती है। जो डायग्राम बाईं तरफ है वो मेरे गरीब डैड के इनकम स्टेटमेंट्स को दिखाता है। वो दिखाता है कि उनकी कमाई और खर्चा बराबर है, लेकिन उनकी लायबिलिटीज़ उनकी एसेट्स से ज़्यादा है। जो डायग्राम दाईं तरफ है वो मेरी अमीर डैड के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को दिखाता है। ये दिखाता है कि इन्वेस्ट करने और लायबिलिटीज़ कम करने से क्या होता है। पॉइंट, अमीर लोग और अमीर क्यों होते जाते हैं। मेरे अमीर डैड के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने से समझ आता है कि अमीर लोग और अमीर क्यों होते हैं। उनका एसेट कॉलम इतना पैसा कमाता है कि सब खर्चे कवर हो जाते हैं, और जो बचता है वो फिर से एसेट कॉलम में इन्वेस्ट हो जाता है। एसेट कॉलम बढ़ता ही जाता है और उससे जो इनकम आती है वो भी बढ़ती ही रहती है। इसका नतीजा ये होता है कि अमीर लोग और भी अमीर हो जाते हैं। पॉइंट, मिडिल क्लास लोग स्ट्रगल क्यों करते हैं। मिडिल क्लास वाले लोगों को पैसे की प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि उनकी कमाई मोस्टली सैलरी से होती है। सैलरी बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ जाता है। सैलरी के साथ साथ खर्चे भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि दौड़ में भागते रहना।
लोग अपने घर को सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मानते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि पैसा बनाने वाले दूसरे एसेट्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। सैलरी बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि बड़ा घर ले लो या और खर्च करो, लेकिन आजकल के लोग ऐसा ही करते हैं और फिर कर्ज में डूब जाते हैं। जॉब में तरक्की हो या सैलरी बढ़े, लेकिन खर्चे और कर्ज भी बढ़ जाते हैं। इससे हाई रिस्क वाली लाइफ जीनी पड़ती है, जो कि कम फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से होती है। आजकल जॉब जाने का डर भी मिडिल क्लास को शैकी बना देता है। कंपनी के पेंशन प्लान्स अब 401 में बदल रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी पे भी भरोसा नहीं रहा रिटायरमेंट के लिए। इससे मिडिल क्लास में घबराहट है। म्यूचुअल फंड्स आजकल चर्चे में है क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये सेफ ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले लोग इतना बिजी होते हैं कि उन्हें इन्वेस्ट करने की पढ़ाई करने का टाइम ही नहीं मिलता। इसीलिए वो म्यूचुअल फंड मैनेजर पर डिपेंड करते हैं। म्यूचुअल फंड में अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, इसीलिए लोग सोचते हैं कि उनका पैसा सेफ है क्योंकि वो डिवर्सिफाइड है। एडुकेटेड लोग भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स की बात मान ही लेते हैं, सेफ खेलो, रिस्क मत लो। असली प्रॉब्लम यह है कि बचपन से फाइनेंशियल एजुकेशन ना मिलने की वजह से मिडिल क्लास लोगों को लॉन्ग रिस्क फेस करना पड़ता है। उनका फाइनेंशियल पोजीशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। उनकी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ ज़्यादा होती है और असली इनकम जनरेटिंग एसेट्स नहीं होते। ज़्यादातर उनकी इनकम सिर्फ सैलरी से होती है, इसीलिए उनकी ज़िंदगी उनके एम्प्लॉयर पर डिपेंड करती है। जब लाइफ चेंजिंग डील्स आती है तो वो फ़ायदा नहीं उठा पाते क्योंकि वो हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, ज़्यादा टैक्स चुकाते हैं और कर्ज में डूबे होते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा था, सबसे ज़रूरी रूल है एसेट और लायबिलिटी में फ़र्क समझना। फ़र्क समझने के बाद अपनी मेहनत से पैसा बनाने वाले एसेट्स खरीदना, ये अमीर बनने की दिशा में पहला कदम है। बस यही करते रहो और अपना एसेट कॉलम बढ़ाओ। लायबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस कम रखो ताकि एसेट्स कॉलम में और पैसा इन्वेस्ट कर सको। थोड़े टाइम में आपका एसेट बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप रिस्की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, जैसे $5000 लगाकर 1 मिलियन या उससे भी ज़्यादा बना सकते हो। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो मिडिल क्लास रिस्की मानती है, लेकिन जो फिनेंशियली एडुकेटेड होते हैं उनके लिए ये रिस्की नहीं होता। तो अगर आप नॉर्मल लोगों की तरह काम करते हो तो आपका काम का पैटर्न सीधा सा होता है। जैसे कि 1 कंपनी के लिए काम करते हो। एम्प्लॉयज़ का काम होता है अपने बॉस या कंपनी के मालिक को फ़ायदा पहुंचाना, खुद के लिए नहीं। तुम्हारी मेहनत से बॉस की जेब भरती है। नंबर 2, सरकार के लिए भी काम करते रहो। तुम्हारे सैलरी से पहले सरकार टैक्स काट लेती है। ज़्यादा काम करने का मतलब है सरकार को ज़्यादा टैक्स देना। साल के शुरू के महीने मतलब जनवरी से मई तक तुम सिर्फ टैक्स भरने के लिए ही काम करते हो। नंबर 3, बैंक के लिए भी काम करते हो। टैक्स के बाद जो पैसा बचता है वो मोस्टली घर के लोन या क्रेडिट कार्ड के डेब्ट में चला जाता है। जैसे जैसे आप मेहनत करते रहेंगे आपको हर लेवल पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको समझना होगा कि आपकी मेहनत आपके और आपके परिवार के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है। जब आप अपने बिजनेस पर ध्यान देना डिसाइड करते हैं, बड़े पे चेक की बजाय एसेट्स एक्वायर करने पर फोकस करते हैं, तब आप अपने लक्ष्य कैसे सेट करते हैं। अक्सर लोग अपनी नौकरी को मेंटेन करते हैं और अपनी एसेट्स को बढ़ाने के लिए अपनी कमाई का इस्तेमाल करते हैं। एसेट्स बढ़ाने पर लोग अपनी सफलता का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं? कैसे पता चलता है कि कोई अमीर है कि उनके पास वेल्थ है? वेल्थ बेसिकली एक व्यक्ति की एबिलिटी है कि वो कितने दिन आगे सरवाइव कर सकता है। यानी अगर आज से काम करना बंद कर दूं तो मैं कितने दिन तक सरवाइव कर सकता हूं। नेट वर्थ से अलग है। नेट वर्थ एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच में फ़र्क होता है, जो अक्सर एक्सपेंसिव जंक और ओपिनियन से भरा होता है। लेकिन इस डेफिनेशन से हम सही मेजरमेंट कर सकते हैं। आप बैंक के लिए काम करते हैं। टैक्सेस के बाद आपका दूसरा सबसे बड़ा खर्च आपका मॉर्टगेज और क्रेडिट कार्ड डेब्ट होता है। वेल्थ वो कैश फ्लो मेजर करता है जो एसेट कॉलम से आता है कंपेयर्ड विथ एक्सपेंस कॉलम से। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे एसेट कॉलम से महीने से कैश फ्लो $1000 है और मेरे मंथली एक्सपेंसेस $2000 है, तो मेरा वेल्थ क्या है? चलिए बकमिंस्टर फुलर की डेफिनेशन पर चलते हैं। उनकी डेफिनेशन के हिसाब से मैं कितने दिन आगे सरवाइव कर सकता हूँ। एज्यूमिंग 30 डे पर मंथ, मेरे पास हाफ मंथ के लिए कैश फ्लो है। जब मेरे एसेट से $2000 महीने का कैश फ्लो हो जाएगा तब मैं वेल्दी होऊंगा।
तो हाँ, मैं अभी अमीर नहीं हूँ लेकिन मैं वेल्दी हूँ। मेरे एसेट से हर महीने इनकम तो आती है जो मेरी मंथली एक्सपेंसेस को कवर करती है। अगर मैं अपनी एक्सपेंसेस बढ़ाना चाहता हूँ तो पहले मुझे अपने कैश फ्लो को इंक्रीज करना होगा ताकि मैं इस लेवल ऑफ वेल्थ को मेंटेन कर सकूँ। और याद रखें, इस पॉइंट पर मैं अपनी कमाई पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं फोकस करके और सक्सेसफुल होकर मैंने एक एसेट कॉलम बिल्ड की है जो मुझे फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बना देता है। अगर मैं आज अपनी नौकरी छोड़ दूँ तो मेरे एसेट से आने वाले कैश फ्लो मेरी मंथली एक्सपेंसेस को कवर कर सकता है। आपका अगला लक्ष्य होगा कि आप अपने एसेट से आए हुए अधिक नकदी प्रवाह को दोबारा एसेट्स में इन्वेस्ट करें। जितना अधिक पैसा आपके एसेट्स कॉलम में जाता है उतना ही आपका एसेट कॉलम बढ़ता है। जितने अधिक आपके एसेट्स बढ़ते हैं उतना ही आपका नकदी प्रवाह भी बढ़ता है। और जब तक मैं अपने खर्चे इस नकदी प्रवाह से कम रखता हूँ, मैं अपने शारीरिक मेहनत के अलावा और भी आयों से अमीर होता हूँ। इस री इन्वेस्टमेंट प्रक्रिया के दौरान मैं धीरे धीरे धनी बनने की राह पर हूँ। बस याद रखें कि ये एक सरल उपाय है। नंबर 1, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं। नंबर 2, गरीब लोगों के पास सिर्फ भय है। और तीसरा, मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज़ को एसेट समझते हैं। यहीं पर ख़त्म होती है चैप्टर 2 पार्ट 2। अगले अध्याय में मैकडोनल्ड के फाउंडर की बात सुनेंगे। अगले अध्याय यानी पार्ट 3 में चैप्टर 3 लेसन 3 जानेंगे माइंड योर ओन बिजनेस के बारे में। और अगले पार्ट में हम ये भी जानेंगे कि क्यों अमीर लोग अपने एसेट कॉलम्स पर ध्यान देते हैं जबकि दूसरे लोग अपने इनकम स्टेटमेंट्स पर ध्यान देते हैं। तो आपसे मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।